हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ नासिर राथर। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र के साथ आए हैं और इसको समझने से पहले आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और जो भी कुछ इम्पॉर्टेंट फीडबैक होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है। तो आज हम माओ ज़ेडुंग, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र है चाइना से रिलेटेड, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जो जो माओ जेडोंग थे, ये कब पैदा हुए थे? 1893 को। एक फैमिली, एक पीजेंट फैमिली से ये बिलोंग करते थे और एक विलेज शीशॉन हुनोन प्रोविंस में पड़ता है, ये वहाँ पे पैदा हुए थे चाइना में। और 1918 में वो बीजिंग चले गए, एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मतलब एज ए वर्कर वो काम करने लगे वहाँ पे। और वहाँ पे उन्होंने बिगन किया किसको कि उसने मार्क्सिस्ट टेक्स्ट को वहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया उसी लाइब्रेरी में। ठीक है। जब वो मार्क्सिस्ट टेक्स्ट को वहाँ पे पढ़ने लगा तो लेटर ऑन वहाँ पे एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनका एक लीडर था, उनका नाम था ली दिजो, या उनको हम ली ता चाओ भी बोलते हैं, ली ता चाओ। उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा आ गए माओ जेडोंग। जब उनके इन्फ्लुएंस में आए तो माओ जेडोंग ने फर्स्ट मीटिंग जो सीसीपी की थी, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की, 1921 में उन्होंने अटेंड की। और बहुत सारे ईयर के लिए जो है इनको ना जो भी ये मतलब कि जो भी हमारे पास ये सीसीपी के मेंबर्स थे, उनको उस टाइम एक और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, कॉमिन तैंग की गवर्नमेंट थी। और इसको कौन लीड कर रहा था? चैंग के शेक जो है कॉमिनतंग गवर्नमेंट को लीड कर रहा था। और जो सीसीपी के मेंबर्स थे उनको क्या करते थे? वो मार देते थे, क्योंकि ये सीसीपी के अगेंस्ट थी ये वाली गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट सिटिंग में गवर्नमेंट थी। लेकिन एक बार क्या हुआ कि चैंग के शेख थे, इन्होंने एक कैंपेन चलाई। कब? 1930 से लेकर 1935 तक। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने कैंपेन चलाई इनके अगेंस्ट, सीसीपी के अगेंस्ट, तो उस टाइम माओ ने अपना बेस बदल दिया। वो कैंगसी से भागे और कहाँ चले गए? नॉर्थन शैंगशाई में। और वहाँ वो कितना दूर था? वो कैंगसी से लगभग जो है 600 माइल्स जो है दूर था। और इस जर्नी को जब ये भागे वहाँ से, तो इस जर्नी को क्या बोलते हैं? द लॉन्ग मार्च जो है बोला जाता है चाइनीज़ हिस्ट्री में। पहले पहले जो था इनिशियली अगर देखा जाए तो उसके बाद क्या हुआ कि माओ की फोर्स जो थी ये कॉमिनतोंग गवर्नमेंट के साथ मिली। क्यों? क्योंकि जापानीज जो आर्मी थी वो उस टाइम चाइना के ऊपर अटैक कर रही थी, और इनका कॉमन एनिमी था। खुद के बीच में जो भी था इनको, लेकिन एक कॉमन एनिमी इनको मिला। उसके बाद ये अलाइड हो गए। कौन कौन? माओ की फोर्स और कॉमिनतंग। इन्होंने फाइट किया जापानीज़ को, और जापानीज़ को डिफीट किया इन्होंने। और उसके बाद जो ही जापानीज़ को उन्होंने डिफीट किया तो चाइना के अंदर जो है दो सिविल वार हुए, और 1947 से लेकर 49 तक। उसके बाद ये सिविल वार जो एंड हो गया। और एंड कैसे हुआ कि जो चैंग था, मतलब चैंग के शेक था, कॉमिनतोंग गवर्नमेंट का जो लीडर था चैंग के शेक, वो चाइना से, मेन चाइना जहाँ वहाँ मतलब वहाँ भी बोलते हैं, मेन चाइना से वो भाग के कहाँ चले गए? ताइवान में चले गए। और फर्स्ट अक्टूबर 1949 को माओ ने अपनी एक पार्टी का निर्माण किया, और उस पार्टी का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टी है चाइना की, PRC। अब आगे हम पढ़ेंगे कि माओ जेडुंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो सबसे पहला वर्क जो है इनकी बुक ऑन प्रैक्टिस 1937 में लिखी है। ऑन कॉन्ट्रडिक्शन 1937 में ये भी लिखी है। ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में लिखी है। ऑन करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शन अमंग पीपल ये कब लिखी है? 1957 में। वेयर डू करेक्ट आइडियाज कम फ्रॉम ये 1963 में लिखी है। अब हम माओ की फिलासफी पे जाएंगे। माओ की फिलासफी में देखो, हम कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से, किससे रिलेटेड? माओ जेडोंग से।
देखो, माओ की जो भी फिलॉसफी है, अगर माओ की पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की जाए तो ये एक मॉडिफाई वर्जन है किसका, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का, मार्क्स का और लेनिन का। ठीक है, जो मार्क्स और लेनिन की डायलेक्टिक मटेरियलिज्म था उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है कौन, माओ जेडोंग की पॉलिटिकल फिलॉसफी। देखो, जो माओ जेडोंग थे, मैं इस पॉइंट को जो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। माओ जेडोंग की जो भी पॉलिटिकल फिलॉसफी थी वो पॉलिटिकल रियलिटी से, उस टाइम की जो रियलिटी चल रही थी उससे बहुत रूटेड है वो। हाँ, उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि रेवोल्यूशन जो अभी रशिया में चल रहा है जरूरी नहीं कि ऐसा ही रेवोल्यूशन हम चाइना में भी करें। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि दो सोसाइटीज एक जैसी नहीं हो सकती हैं। और इसलिए उनका कहना था कि जो भी मार्क्सिस्ट है, जो भी मार्क्सिस्ट फिलॉसफी है, ये अनक्वेश्चनेबल नहीं है, इसको भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और डिमांड जो ही सिचुएशन डिमांड करेगी, हम मार्क्सिज्म को वहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। ये माओ का कहना था। और माओ के रिलेटेड जो थी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी जो है माओ के रिलेटेड थी, वो क्या है उनका कंसेप्ट ऑफ कंट्राडिक्शन। देखो, कंट्राडिक्शन क्या है, कंट्राडिक्शन होता है इख्तलाफ, मतलब कि कोई दो चीज़ों में कभी इख्तलाफ होना, झगड़ा होना, कंट्राडिक्ट होना, मतलब कोई एक राय पे इंसान जो है वो नहीं आता है, मतलब हर हमेशा कंट्राडिक्शन में वो होता है। हाँ, एक अपनी सुनाता है, दूसरे अपनी सुनाता है, एक दूसरे के साथ झगड़ा होता है, दैट इज कंट्राडिक्शन, इख्तलाफात होते हैं। पता है कि कंट्राडिक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रॉपर्टी है रियलिटी का। देखो, बोलता है कि रियलिटी जब भी आती है हमारे सामने तो वो किससे आती है, कंट्राडिक्शन से। माओ का कहना है, बोलते हैं जहां पे कंट्राडिक्शन है वहां पे एक फिनामिना है, और वो फिनामिना किससे बना है, कंट्राडिक्शन से। अगर हमने रियलिटी को अंडरस्टैंड करना है तो हमें एक रियलिटी के अंदर की कंट्राडिक्शन को हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये इसी इंटरनल कंट्राडिक्शन की वजह से चेंजेस आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक फिनोमिना है, ठीक है, एक सेट ऑफ नॉलेज है, फिनोमिना एक सेट ऑफ नॉलेज है, उसमें बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। अगर उसमें कंट्राडिक्शन है तो हमें क्या करना है कि उस रियलिटी के इंटरनल कंट्राडिक्शन को भी हमने समझने की ज़रूरत है। क्यों, हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर कोई चेंज अकर हो रही है तो वो चेंज उसी इंटरनल कंट्राडिक्शन की वजह से आ रही है। इस पॉइंट को हम आगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कब, जब हम उनका कंसेप्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट है उनका प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन और प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ कंट्राडिक्शन। अब देखो, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या होता है। बोलता है माओ का कहना है कि वर्ड जो है दो से ज़्यादा कंट्राडिक्शन है, मतलब जो भी हमारे पास वर्ड है इसमें दो से ज़्यादा कंट्राडिक्शन है। अगर दो से ज़्यादा कंट्राडिक्शन है मतलब दो से ज़्यादा इख्तलाफात हैं, तो इनमें से भी दो इख्तलाफात में एक बहुत ज़रूरी है, एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, दो कंट्राडिक्शंस हैं, ठीक है, दो में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने उस एक को पकड़ना है। जब हम एक को पकड़ेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब हम इस एक को पकड़ेंगे तो इस एक में भी बहुत सारी डायमेंशंस होंगी, ठीक है, और उन डायमेंशंस में भी हमें एक और पकड़नी है कंट्राडिक्शन, और वो कंट्राडिक्शन कौन होगी, प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन। ठीक है, और वही प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन क्या बोलता है माओ कि हमें उसको आइडेंटिफाई करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, पहला है प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन, दूसरा कौन है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ कंट्राडिक्शन। अब प्रिंसिपल एस्पेक्ट और प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन कैसे रिलेटेड है मैं आपको समझाऊंगा। अब ऊपर वाले से कनेक्ट होके मैं प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ कंट्राडिक्शन भी आपको समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फिनोमिना है, एक सेट ऑफ नॉलेज है, उसमें हमारे पास चार कंट्राडिक्शन मिले। इन चार कंट्राडिक्शन में हमें कितने, कुछ डायमेंशंस मिले, कुछ डायमेंशंस में से हमने एक प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन को पकड़ा। ठीक है, ये वाला बोलते हैं इस प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होंगे। हाँ, जब हम उन और ज़्यादा एस्पेक्ट्स को एनालाइज करेंगे
और उनके बहुत सारे डायमेंशंस निकलेंगे, तो उन डायमेंशंस में से एक एस्पेक्ट निकलेगा। वो एस्पेक्ट क्या होगा? प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है, बोलता है कि हमारा एम ही यही है कि हमने इस प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ कंट्राडिक्शन को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, ताकि हम रियलिटी को जान सकेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, ये कनेक्टिविटी आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट कंसेप्ट जो है माओ से रिलेटेड है, एंटागोनिस्टिक एंड नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन। माओ का कहना है, बोलते हैं माओ कि हमें पता है कि बहुत सारी सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे स्लेव सोसाइटी है, फ्यूडल सोसाइटी है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। बोलते हैं इन सोसाइटीज़ के बीच में हमेशा हमें कंट्राडिक्शन मिलती है। स्लेव सोसाइटी में मास्टर और स्लेव्स के बीच में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शन ज़रूर होती है। सर्फर लॉर्ड्स में ज़रूर कोई ना कोई कंट्राडिक्शन होती है। फ्यूडल सोसाइटी में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में भी वर्कर्स और कैपिटलिस्ट के बीच में कोई ना कोई ज़रूर कंट्राडिक्शन होती है। बोलते चलो ये कंट्राडिक्शन चलती रहती है। तो बोलते हैं कि लेकिन फॉर द मोस्ट ऑफ टाइम अगर देखा जाए तो कंट्राडिक्शन जो है नॉन एंटागोनिस्टिक रहती है। ये वाली नॉन एंटागोनिस्टिक, नॉन एंटागोनिस्टिक का मतलब है कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, नो कन्फ्लिक्ट। बोलते हैं इन सोसाइटीज़ के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी कंट्राडिक्शन रहती है तो वो नॉन एंटागोनिस्टिक रहती है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है इन सोसाइटीज़ के बीच में। लेकिन बोलते हैं कि कभी एक ऐसा टाइम आता है जब टेंशन बहुत ज़्यादा अराइज होती है। जब टेंशन अराइज होती है तो फिर जाके ये नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन जो है ये एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन बनती है। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है क्लैश का होना, हाँ, मतलब कन्फ्लिक्ट का होना है। और बोलते हैं जब एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन आती है तो उससे क्या होता है? एक रेवोल्यूशन आता है, और जब रेवोल्यूशन होता है तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। ये था माओ के रिलेटेड मोटे मोटे दो कंसेप्ट। उनकी हमने ब्रीफ हिस्ट्री को समझने की कोशिश की, उनके कंट्राडिक्शन को समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।